अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान के लिए आगाज़ अच्छा नहीं था क्योंकि पहले ही मैच में हमें न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई, जबकि दूसरी तरफ भारत ने अपना जो ओपनिंग मैच है वो जीत लिया था। अब जो अगला पाकिस्तान का मार्का है वो इतवार के रोज़ भारत के साथ है और पाकिस्तान के लिए एक मस्ट विन सिचुएशन है अगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अलाइव रहना है। अब ये जो टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, 8 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी वापस आई है और जब 2017 में पाकिस्तान चैंपियन बना था इस चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उसके मुकाबले में इस दफ़ा जो इनामी रकम है उसमें 53% इंक्रीज किया गया है। जो आईसीसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें जो टोटल इनामी रकम रखी गई है वो 1 अरब कोई 92 करोड़ रुपए बनती है, यानी कि जीतने वाली टीम है उसके हिस्से में कोई 62 करोड़ रुपए आएंगे, जो रनर अप होगा उसको 31 करोड़ रुपए मिलेंगे और फिर जो सेमीफाइनलिस्ट होंगे कोई उनको 15.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपयों में उनको मिलेंगे। अब हमने ये इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है और जब इतने ज़्यादा पैसे आप कमाएंगे तो फिर उस पर इनकम टैक्स भी लगता है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने शहबाज इसके हवाले से एक अहम फैसला लिया है। अब हम दुआ कर रहे हैं कि जो 9 मार्च को फाइनल होना है उसमें पाकिस्तान जीते और ये जो 62 करोड़ हैं वो पाकिस्तानी को मिले। तो ये बताएं कि अगर तो पाकिस्तान ये जीता है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते, तो इस पर क्या इनकम टैक्स लगेगा, और अगर पाकिस्तान के अलावा कोई और गैर मुल्की टीम जीतती है तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? कामरान, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन पहले जो बुनियादी फैसला ये है कि कल इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो आमदन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से, उसकी आमदन, उसके हुकाम की आमदन, उसकी सब्सिडरीज की आमदन, गैर मुल्की प्लेयर्स की, कोचेस की, गैर मुल्की मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स की, उनकी जो आमदन है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा और इनकम टैक्स कल पाकिस्तान ने माफ कर दिया। अभी आपने गालबन 1 अरब 62 करोड़ रुपए का जिक्र किया ना, टोटल जो रकम है, जो इनामी रकम है, वो जो ब्रॉडकास्टर और बाकी है उसमें पैसा शामिल है। एग्जैक्टली। तो अगर इसको सिर्फ इसी की फेस वैल्यू पे ले लें तो पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स का रेट है बिजनेस इनकम के ऊपर वो 45% है और ज्यादा टैक्स देने के ऊपर 10% जुर्माना भी लगता है। तो 50% बिजनेस आमदन के ऊपर पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है, तो 50% के हिसाब से आप देख लें, अगर ये 1700 मिलियन भी है तो आप अंदाजा कर ले कोई अच्छा खासी जो एक रकम है 800-850 मिलियन रुपया जो पाकिस्तान का टैक्स बनता है ओवरऑल वैल्यू पे। सिर्फ इसी की अगर हम इसके ऊपर बात है, हमारे पास पूरे नंबर्स नहीं है और आपको पता है फिर टिकटों से भी आमदन होती है, ब्रॉडकास्ट जो राइट्स है उससे भी आमदन होती है, तो बेतहाशा सोर्सेज होते हैं आमदन के। अब आपका सवाल कि क्या पाकिस्तान, अगर ये टीम, पाकिस्तान की टीम अगर ये जीत जाती है वर्ल्ड कप और उसको जो इनाम चैंपियंस ट्रॉफी उसको जो इनाम मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। इसमें जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनके लिए ये वेवर है, जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनके लिए ये वेवर नहीं है। यानी कि पाकिस्तानी टीम को जो इनामी रकम मिलेगी अगर हम जीतते हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। एफबीआर उनको माफ नहीं करेगा। एफबीआर माफ नहीं करेगा, लेकिन आप ये तो सजेस्ट नहीं कर रहे ना कि हम इस वजह से हम जीतेंगे नहीं, क्योंकि जो पहले मैच में हमारी हालत हुई है और जो टीम का मोरल है जिस किस्म का, वो उससे तो अब बात हमेशा से जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है तो दुआओं की बात होती है। पाकिस्तानी फैंस तो यही कहेंगे कि अगर डील कर लें कि चलें अगर आप जीत के दिखा दें तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस कर दें तो आई थिंक वी कैन टेक इट, कि चलें कम से कम पाकिस्तानी कौम को खुशियां दें, कोई बात नहीं, टैक्स तो यहाँ पर वैसे ही एग्जेम्पशन आप देते हैं। टैक्स कौन देता है इस मुल्क में, ये तो ठीक है, लेकिन गैर मुल्कियों से भी क्यों लेना है? इसमें देखें ना जो इन्होंने कैटेगराइजेशन जो दी है, और कामरान ऑन अ सीरियस नोट देखिए, ये एक बुनियादी तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो टैक्स की छूट दी गई है इसके पीछे एक जो होस्टिंग एग्रीमेंट है जो आईसीसी का जो होस्ट कंट्री होती है उसके साथ, उसकी बेस पे ये टैक्स छूट जो दी गई है और इसमें जिस बेस के ऊपर ये टैक्स दी गई है, और चूंकि पाकिस्तान का अपना कानून है और कोई भी होस्टिंग एग्रीमेंट जो है या कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट पाकिस्तान के कानून से अबव नहीं होता अनटिल कि उसमें उसकी बेस के ऊपर कोई आप एग्जाम्पशन दे सकें। इस केस में जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो कल फैसला किया वो तो ये फैसला किया है कि एक SRO, एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर जो है, या जिसको कह सकते हैं नोटिफिकेशन के जरिए ये जो टैक्स में छूट दी जाएगी, कानून में तरमीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि अमूमी तौर पर जब आपको टैक्स लगाया जाता है या छोड़ा जाता है तो वो उसके हवाले से कानून में जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है उसमें अमेंडमेंट थ्रू
एक लेजिस्लेशन की जाती है, पार्लियामेंट के थ्रू की जाती है। यहाँ पे जो हमारे हुकाम हैं टैक्स के, उनकी जो डिस्कशन हुई अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के साथ, उन्होंने कहा जी दोनों ऑप्शंस हैं, आप कानून में भी तरमीम कर सकते हैं और वफाकी काबीना से भी आप ये जो फैसला ले सकते हैं। इन्होंने वफाकी काबीना का रूट इख्तियार किया जिसमें ECC की अप्रूवल आ गई है, अब एज अ प्रोसीजर वो काबीना का अप्रूवल IMF भी तो है, तो क्या और IMF इजाजत दे दी है कि ठीक है? बिल्कुल, इन्होंने कल ECC को ये बताया कि IMF ने इस चीज को एंडोर्स किया है कि आप थ्रू नोटिफिकेशन इनकम टैक्स जो है ICC की जो आमदन है चैंपियंस ट्रॉफी की उससे एग्जाम कर सकते हैं। प्रिसाइजली कौन कौन लोग इसमें जो है वो, या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की, उसमें ICC इटसेल्फ, ICC बिजनेस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉइज ऑफ द ICC, ऑफिशियल्स ऑफ द ICC, एजेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द IBC, ICC बिजनेस कॉर्पोरेशन एंड ICC, इनको एग्जाम्पशन अवेलेबल है। फिर फॉरेन प्लेयर्स को, कोचेस को, मेडिकल डॉक्टर्स को, ऑफिशियल्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज, IBC पार्टनर्स। अब जो पार्टनर्स में हो सकता है ये मीडिया हाउसेज जो जिनके ये राइट्स होते हैं, मैं ज्यूम कर रहा हूँ ये वो आएंगे इसमें, और फिर मीडिया के जो लोग आएंगे उनकी कोई आमदन है तो वो इससे एग्जाम्प्ट होगी। जिनको ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी वो है रेजिडेंट पाकिस्तानीज, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। बहरहाल कामरान, इसमें एक जो चीज़ है नाज़रीन वो देखने वाली ये है कि ठीक है, समटाइम्स आपको इस तरह की इनकम टैक्स की एग्जाम्पशंस देनी भी पड़ सकती हैं, और इसके लिए फिर आप कानून में भी तरमीम करने की जो है उस तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू करने की भी आप टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना चाहते, बड़ी स्पीड से आप इस तरह की टैक्स की छूट दे देते हैं। लेकिन जब बात आती है आम पाकिस्तानी की, वो पाकिस्तानी जिसके पास कोई लॉबी नहीं है, वो पाकिस्तानी जिसके पास कोई आवाज़ नहीं है सिस्टम के अंदर, उनकी जब बारी आती है तो फिर एक लंबा रास्ता इख्तियार किया जाता है, या उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे, जो काम मुहावरा है पाकिस्तान में, उसके पीछे लगा दिया जाता है। बात मैं कर रहा हूँ सैलिड क्लास की, जिसके ऊपर बेतहाशा बोझ पड़ा हुआ है। 100 अरब रुपया सैलिड क्लास पहले 7 माह में ज्यादा दे चुकी है पिछले माली साल के मुकाबले में। इसके अलावा पाकिस्तान के जो टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके ऊपर एक आफत पड़ी हुई है टैक्स की सूरत में कि दिसंबर 2024 से 2 माह पहले से FBI ने उनको टैक्स नोटिस देना शुरू किए हुए हैं कि आप अपना जो टैक्स है, जो उनको एक रिबेट मिलता था, जो उनकी टोटल टैक्स उनकी बनता था जो अदा करना, उसमें हुकूमत ने कानून के जरिए 25% की छूट दी हुई थी। तो दिसंबर 2024 में FBI को ये ख्याल आया इसके कि जी ये छूट तो हमने जुलाई 2022 में ख़त्म कर दी थी, तो लिहाजा आप लोग टैक्स दें। इसके हवाले से जो टीचर्स हैं और प्रोफेसर्स, बाकी जो रिसर्चर्स हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जो बाकी भी फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं लो पे ग्रेड में वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे बावजूद इसके कि IMF ने इनको इजाज़त दी है कि आप ये टैक्स जो रिबेट है रिस्टोर कर दें टीचर्स का, अभी तक उसको रिस्टोर नहीं किया गया, और 2 दिन ये लोग इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट भी करते रहे। फेडरल सेक्रेटेरिएट उसका दरवाज़ा भी कल बंद रखा गया, लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मेरी आज FBI के हुकाम से बात हुई इस हवाले से, उन्होंने ये कहा है कि हमने काबीना की मंजूरी के लिए समरी भेज दी है। ये जो टीचर्स और रिसर्चर्स वाला मामला है 25% टैक्स रिबेट का, ये मसला हल हो जाएगा काबीना की मंजूरी के बाद, लेकिन उनका कानून में तब्दीली जो है वो की जाएगी। बहरहाल एक पाकिस्तान में 2 कहानियां, ये यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक और अहम मसला कि पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्क है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी गरीब हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो दूध पे टैक्स लिया जा रहा है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्या मुहाजिर, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पिछले साल जून में जब बजट पेश किया गया था तो जो टैक्सों की भरमार थी, नए टैक्स लगाए गए थे, तो उसमें जो पैकेज्ड मिल्क है या जो डब्बे में दूध मिलता है उस पर भी हुकूमत ने 18% सेल्स टैक्स लगाया था ताकि इजाफी 50 अरब रुपए जो टैक्स है वो इकट्ठा किया जा सके। और उस वक्त वज़ीर ख़जाना ने यह दिफा किया था कि पाकिस्तान में जो डब्बे का दूध है वो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस फील्ड से जुड़े, इस सेक्टर से जुड़े जो डेयरी एसोसिएशन है, अब वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अक्सरियत है जो डब्बे का दूध इस्तेमाल करती है वो तो गरीब लोग हैं, बल्कि मेजॉरिटी की जो इनकम है वो तकरीबन 50,000 रुपये है। और शहबाज, इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट हुई है कि इसी जुमेरात को जो डेयरी एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मुलाकात भी हुई है वज़ीर ख़जाना से, तो क्या जो प्रेजेंटेशन और जो बातचीत हुई है
वज़ीर ख़जाना आज भी अपनी उस बात पर कायम है कि बुनियादी तौर पर जो डब्बे में लोग दूध इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में वो अमीर लोग हैं। कामरान नहीं, मेरा ख्याल उन्होंने अपना जो व्यू है उसको मॉडिफाई किया है और गालबन जो वहाँ से इतलात आ रही हैं कल की मीटिंग के बाद वो तो यही आ रही है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर को ये बात बताई गई कि ये जो पाकिस्तान में जो कौन लोग हैं ये दूध पीते हैं, तो उस पर उन्होंने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। बिफोर गोइंग इनटू दीज डिटेल्स, अगर आप देखेंगे किन हालात में पाकिस्तान में ये टैक्स लगा था, उस वक्त हमें ये बताया गया कि हमारी बड़ी मजबूरी है हुकूमत पाकिस्तान की, IMF के प्रोग्राम में आए और IMF का बड़ा दबाव है कि जी आप ये टैक्स लगाएं, आपके टैक्स के जो अहदाफ है वो हासिल नहीं हो रहे, वो वैसे भी हासिल नहीं होने थे और ना हो रहे हैं। तो कामरान ओवरऑल अगर देखें जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है ना, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40% के करीब जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो स्टंटिंग का शिकार, उनके नशोनुमा के सीरियस इश्यूज हैं। पाकिस्तान में जो बच्चियां और ख़वातीन हैं जिनकी एज 15 साल से लेके 49 साल तक है, उसमें उनकी जो 54% है वो एनेमिक हैं। ये ओवरऑल हमारी सिचुएशन है। इसके मुकाबले में जो खुला आपको दूध मिलता है, गवाला आपके घर में दे के जाता है, मुख्तलिफ स्टडीज़ ये शो कर रही हैं कि उसमें 45% तक जो दूध है वो अनसेफ है, वो पीने के काबिल नहीं है। और ये एक बड़ा एक कॉमन एक नॉलेज है कि किस तरीके से उसमें मिलावट की जाती है। बहुत सारी ऐसी जो है वो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, दूध में मिलावट करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में जो पैकेज मिल्क की इंडस्ट्री वो ग्रो करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम जितना पाकिस्तान में से दूध बिकता है उसका सिर्फ 8% जो है वो डब्बे का दूध है, बाकी 92% ओपन मिल्क है। अब इस हवाले से टैक्सेशन उसकी बड़ी एडवर्स इंप्लीकेशन है, बट मेरे लिए जो एज ए जर्नलिस्ट जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि जब हमें ये बताया गया कि जो टैक्स है कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी ये टैक्स लगता है और अमीर लोग ये दूध पीते हैं। लेकिन पहले मेरा ख्याल अमीर वाली जो बात है क्लियर कर ले एक दफ़ा, जस्ट टू रिमाइंड के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने जून 2024 में क्या कहा था दूध के डब्बे के ऊपर जब टैक्स लगा था, आइए जरा सुनते हैं। जिस दूध की आप बात कर रहे हैं आपको पता है वो कौन खरीदता है? ठीक है, सो मिडिल टू अपर क्लास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको कहना। जिस दूध की आप बात कर रहे हैं आपको पता है वो कौन खरीदता है? सो मिडिल टू अपर क्लास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जी, वो तो फरमा रहे हैं कि मिडिल और अपर मिडिल जो इनकम ग्रुप्स हैं वो इस दूध को इस्तेमाल करते हैं जो पैकेज मिल्क होता है। ये गरीबों की जो है ये डाइट नहीं है। बट कामरान ये जो इन्होंने स्टडी करवाई है पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन ने, इनकी स्टडी, इनके रैप अभी हमें ज्वाइन भी करेंगे, उनसे हम पूछें कितनी ऑथेंटिक है। उसके मुताबिक जो 64% खरीदार हैं दूध के, उनकी जो महाना आमदन है वो 50,000 रुपया या उससे कम है, विच मीन्स कि ये वो आमदन है जिसके ऊपर पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। 6 लाख सालाना आमदन एग्जम्प्टेड है टैक्सेस, इनकम टैक्स। अब आप इस क्लास से सेल्स टैक्स ले रहे हो ऑन द अजम्पशन, ऑन द क्लेम कि ये अमीर लोग हैं, एक चीज। दूसरा मेरे लिए जाती तौर पर हैरानकुन बात ये थी, अगर ग्लोबली अगर आप देखें कि जो दूध है उसके ऊपर कितना टैक्स है। अमेरिका में दूध के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कनाडा में कोई टैक्स नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, मुत्तहदा अरब अमारात, इन ममालिक में, इंडिया में, मिस्र में दूध के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और बाकी जो ममालिक हैं उसमें जो मैक्सिमम टैक्स कहीं दूध के ऊपर है वो इंडोनेशिया में 10%, स्पेन में भी 10% है, ऑस्ट्रिया 10%, इटली में भी 10%, आयरलैंड में भी 9% है, बल्गारिया में 9%, श्रीलंका जो हमारे रीजनल कंट्री है वहां पे ये टैक्स 8% है, और यूनाइटेड किंगडम में भी ये 9% टैक्स है। पाकिस्तान में 18% GST, उसके ऊपर 4% फर्दर टैक्स और 2.5% विद होल्डिंग टैक्स जो अनरजिस्टर्ड होलसेलर से हुकूमत या रिटेलर से वसूल करती है। तो ये मिला के कोई 25% टैक्स है जो डब्बे के दूध के ऊपर लिया जा रहा है कामरान। और इसमें जो नेचुरली जो इसका एक इम्पैक्ट आना था वो आया है इसमें कि इनकी जो सेल्स हैं वो इस अब इंडस्ट्री का ये क्लेम है कि पहले 6 माह में उसमें 20% की कमी आई है। लेकिन इसमें एक जो नुक्ता आपने खुद भी बयान किया कि पाकिस्तान में सिर्फ 8% ही जो हमारी आबादी है वो डब्बे का दूध इस्तेमाल करती है, बाकी 92% जो है वो खुला दूध इस्तेमाल करते हैं। तो उस हवाले से फिर जो इसका इम्पैक्ट है वो इसका मतलब है कि 92% आबादी पर तो उस तरह से नहीं आ रहा। फिर देखिए ये लार्ज स्केल के ऊपर हो ना, इसमें ये बात आपकी ठीक है कि 92% जो है वो तो जो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं वो अनसेफ है,
मेजॉरिटी ऑफ दैट मिल्क इज अनसेफ। तो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो इस चीज को इनकरेज करें कि लोग जो है ये पैकेज मिल्क इस्तेमाल करें। अब यहाँ हम किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहे, बट द पॉइंट इज सिंपल, जो आपकी हेल्थ है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। जो रेशो पाकिस्तान में 8% है, इंडिया में ये 45% है। अब इंडिया भी उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, कहने की तो बहुत अमीर मुल्क है, अगर आप ओवरऑल देखें उसकी जो टॉप लेवल को टीयर को हटा दे तो फ्रैंकली जो इंडियन मूवीज में भी आपको जिस किस्म के वहां पे जो हालात नजर आते हैं वो इतने शानदार नहीं होते। दूसरा 45% वहां पे कंजम्पशन है पैकेज मिल्क, यहाँ पे सिर्फ 8%। उसमें जो इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है ना कि सम टाइम हम तो हर चीज को या मोस्ट ऑफ द चीजों को हम एक मटेरियल टर्म्स में गेज करते हैं ना कि इसका हुकूमत को कितना टैक्स मिलेगा या इस तरह से क्या है, लेकिन ये चीज हम भूल जाते हैं कि अगर आप एक मुजरे सेहत चीज कोई भी फूड वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो ओवरऑल आपका जो हेल्थ का जो एक्सपेंस है वो बढ़ेगा। और अगर वाकई जो हमारे यहाँ एक इशू है कि बच्चों की उस तरीके से ग्रोथ नहीं होती तो उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, उन चीज़ों के ऊपर असर पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म फिर उसके जो इम्पैक्ट है, शायद आज 50 अरब रुपए आप इकट्ठा करने जा रहे हैं, मे बी एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि आपने 1000 अरब रुपए जो है वो नुकसान कर दिए अपना, जो इनविजिबल जो नुकसान आते हैं। आपने बिल्कुल ठीक है, 2-3 चीजें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने कहा कि जी लॉन्ग टर्म में बच्चों की ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, फिर हेल्थ के जो सीरियस इश्यूज आ रहे हैं बच्चियों में खास तौर पर बड़े बहुत किस्म के जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस हवाले से, बट कोई इसको देखने वाला सोचने वाला कोई नहीं है। और जिस किस्म से टैक्सेशन पाकिस्तान में हो रही है, ये तो मैंने बता दिया ना कि 25% टैक्स लगे, उसकी प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। उस वक्त हमने बजट के दिनों में ये प्रोग्राम भी किया था, और ऑन एवरेज अगर 270 रुपए फी किलो डब्बे वाला दूध मिल रहा था वो 350 रुपए फी किलो पे चला गया। उसकी कीमत में विद इन नो टाइम 70 रुपए का एक डिब्बे की कीमत में इजाफा हुआ और 28% बनता है। तो ये कुछ छोटा एक जंप नहीं था। अब उसका नुकसान क्या हुआ, जब इनकी 20% इनकी सेल्स गिरी हैं, तो ये तो खुद दूध खरीदते हैं ना, गवाले से ही खरीदते हैं, तो वो जो दूध ये खरीदते हैं, सॉरी फार्मर से खरीदते हैं, लाइफ स्टॉक जो जिसका कारोबार है उससे खरीदते हैं, तो इन्होंने बकौल पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के इनके 500 जो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स थे ना अक्रॉस पाकिस्तान वो बंद हुए हैं, और 35% जो इनके सेलर्स थे ना वो उससे अफेक्ट हुए हैं। अब वो बजाय इनको दूध बेचने के वो ओपन मार्केट में दूध सेल कर रहे हैं, और चूंकि उसमें इनका पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन का क्लेम है जिसका हमारे पास कोई नहीं है, उसका कोई पैमाना उसकी ये ठीक है या नहीं, कि 1300 अरब रुपए का इजाफी कारोबार हुकूमत ने दिया है गवालों को जो कोई टैक्स पे नहीं करता। दिस इज एन एस्टोनिशिंग नंबर, 1300 अरब रुपए का। अच्छा, बिफोर वी गो फॉर अ ब्रेक, कोई आपने कहा कि थोड़ा सा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना जो पर्सपेक्टिव है ये थोड़ा तब्दील किया है, तो क्या ये मुमकिन है कि इस फैसले के ऊपर नजरसानी की जाए? दो के ज़ाहिर है कि जो ऑलमोस्ट ये फाइनेंशियल ईयर तो अब आधे से ज्यादा गुजर चुका है, बट स्टिल डू यू थिंक कि कुछ चांस है आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन के नहीं, फौरी तौर पर तो कोई चेंज नहीं होगा। बेसिकली पीडीए की डिमांड ये थी कि जो 18% का जो टैक्स है इसको 5% आप जीएसटी लगा लो, और ये उन्होंने बजट के मौके पे भी कहा था कि ठीक है आप इसको कंप्लीटली एग्जेम्प्ट मत रखिए, इसको 5% ले लें, और अगर आपकी इतनी ही मजबूरी आईएमएफ की तो इसको इस साल 5 कर दें, जून 2025 से इसको 10% कर दें। लेकिन जो उसका इम्पैक्ट आया पहले साल में 20% सेल्स गिर गई हैं, 35% जो फार्मर्स थे वो इससे इफेक्ट हुए जो इनको दूध सेल करते थे। तो कल की मीटिंग में जो वहां से जो मैंने आज खबर भी की है कि फाइनेंस मिनिस्टर सिंपैथेटिक तो थे कि हम इस पे गौर करेंगे, कंसल्टेशंस करेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। उन्होंने आउटराइटली ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, बट उन्होंने ये वादा किया कि हम इसको इस हवाले से देखेंगे। बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है, मेरा ख्याल से बेहतर एक दफा कि जो पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के जो तर्जुमान है उनसे भी बात कर ले। डॉक्टर नासिर हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं जो पैकेज्ड मिल्क के ऊपर पिछले बजट में हुकूमत ने 18% सेल्स टैक्स लगाया था, और उस पर जो पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन है उसको शुरू दिन से तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना को इस हफ्ते कन्वे भी किए हैं, उस पर भी मज़ीद बात करेंगे। और इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर नासिर साहब ने, ये स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्योंकि जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई है और अदरवाइज भी आपकी एसोसिएशन का दावा है कि पाकिस्तान में जो डब्बे का दूध इस्तेमाल होता है वो 64% वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं जिनकी आमदन शायद महाना 50,000 रुपए तक है।
तो क्या बेसिस हैं जो आपकी ये असेसमेंट है, ये जो स्टडी है? सो इसमें हाउस होल्ड सर्वे करती है नीलसन, और वहाँ से जो है वो नंबर निकालती है कि आपका जो टोटल पैकेज मिल्क है वो उसकी पेनिट्रेशन क्या है और कौन से हाउस होल्ड उनको यूज़ करते हैं और कितने परसेंटेज है। तो ये नीलसन का हाउस होल्ड सर्वे का डाटा है, जहाँ से उन्होंने नंबर निकाला है कि 64% ऑफ पैकेज मिल्क कंजप्शन इज इन हाउस होल्ड विच अर्न लेस देन 50,000। जी, इसमें डॉक्टर साहब ये जो 64% घराने हैं जिनकी आमदन माहाना 50,000 रुपए से कम है और वो आपका वो दूध खरीदते हैं जिसकी वैल्यू है 350 रुपए फी किलो या फी लीटर, तो कितने परसेंट, कुछ ये नंबर है स्टडी के अंदर कि कितने परसेंट उनकी जो टोटल इनकम है वो ओवरऑल फूड के ऊपर और फिर दूध के ऊपर जो है वो खर्च होती है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहां के ऊपर फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे फूड इनसिक्योरिटी के इंडिकेटर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। सो फूड इनसिक्योरिटी का मतलब ये है कि फिजिकल एज वेल एज इकनॉमिक एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशन एंड होलसम फूड फॉर एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। जी, सो उसमें अगर देखें तो नॉर्मली जो है वो जो एडवांस कंट्रीज में तो 5-6%, 10% से ज़्यादा फूड पे नहीं जा रहा होता एवरेज हाउस होल्ड इनकम का, बाकी दूसरी उस पर जा रहा होता है। पाकिस्तान में ये नंबर जो है हावर करता है अराउंड 45 to 50%, मतलब आधी आमदन लेट से 25,000 पे चली जाती है खुराक के ऊपर है। और ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे जो है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड आते जाते हैं। तो ये एवरेज है, तो इसके अंदर जो है जो अगर अमीर फैमिलीज हैं तो वहां पे ये 8-10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, और अगर पुअरेस्ट में चले जाए तो ये 70% तक भी उनकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो फूड में जा सकती है, बिकॉज आपको पता है कि फूड बड़ा एक्सपेंसिव है इनकम के लिहाज से। तो उसमें जो मिल्क के ऊपर जो खर्चा होता है वो नॉर्मली 23% जो है वो दूध पे खर्चा होता है। अगरचे दूध की कंजप्शन उतनी नहीं है, लेकिन क्योंकि इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड आइटम ऑन द फूड बास्केट, तो इस वजह से तकरीबन 23% से 25% के करीब जो है वो एवरेज हाउस होल्ड का जो किचन का एक्सपेंस है वो दूध पे जा रहा होता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कितने फीसद पाकिस्तान में लोग डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं? डब्बे का दूध जो है वो लोग तो परसेंटेज में तो ओवरऑल ज्यादा है, लेकिन टोटल उसकी जो नंबर ज्यादा है। बहुत सारे लोग जो लूज मिल्क कंज्यूम करते हैं, लेकिन ओकेजनली वो पैकेज मिल्क की तरफ चले जा सकते हैं अगर उनको लूज मिल्क ऑन द डे नहीं मिल रहा। पेनिट्रेशन तो काफी ज्यादा है दूध की पैकेज मिल्क की, लेकिन वैसे जो है वो लेस देन 8% जो है वो लोग एनी फॉर्म ऑफ पैकेज मिल्क यूज करते हैं, चाहे पाउडर्स हों, लिक्विड हों, दूसरे हों। बट अगर उसके अंदर लिक्विड मिल्क की बात करें तो इट्स नॉट मोर देन 3 to 4% ऑफ टोटल जो है इस बेस के ऊपर फिर डोंट यू थिंक कि जो आप सर्वे की बात करते हैं इसका मतलब है कि जो वाइडर हमारी पॉपुलेशन है वो तो डब्बे का दूध इस्तेमाल करती ही नहीं है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि चलें उसमें भी जो बाकी 8% लेस देन 8% अगर लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं उसमें भी अगर कोई गरीब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वाइडर को पॉपुलेशन तो उस तरह फिर अफेक्ट नहीं हो रही। सर देखिए मसला डब्बे का दूध का, पैकेज दूध का या लूज मिल्क का या इनका मसला नहीं है, या पाउडर मिल्क का नहीं है। मसला ये है कि आप जो दूध कंज्यूम करते हैं, दूध कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ के लिए। हम अपने बच्चों को देते हैं, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स को देते हैं, ओल्ड एज को देते हैं, डिजीज हो तो कहते हैं दूध ज्यादा पीना चाहिए। सो मिल्क इज फॉर न्यूट्रिशन, और मिल्क के बगैर जो है न्यूट्रिशन, जो हमारी बैलेंस डाइट है वो कंप्लीट होती नहीं है, जो हमारी डाइटरी गाइडलाइंस हैं वो कंप्लीट होती नहीं है। और खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं। सो जो दूध है वो न्यूट्रिशन के लिए है, और दूध को सेफ होना बहुत जरूरी है। सो आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में गए होंगे तो आपको दूध जो है हर चीज खुली मिलेगी, आपको गोश्त खुला मिलेगा, अंडे मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी, फ्रूट्स मिलेंगे, आपको कहीं पे भी दूध खुला नहीं मिलता है। उसकी वजह यह है कि दूध इज कंप्लीट डाइट, बट एट द सेम टाइम इट इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट डाइट, क्योंकि ये हर तरह की कंटेमिनेशन को पिकअप कर सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर सकता है, और उसको जो है अगर घर में लाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर दूध के अंदर अफ्लाटॉक्सिन ज्यादा है, 35% ग्लोबल स्टंटिंग का जो पॉजिटिव फैक्टर है वो अफ्लाटॉक्सिन है। अगर आपके दूध के अंदर 60-70-80% तक जो है, जो खुला दूध है, उसमें अगर अफ्लाटॉक्सिन ज्यादा है तो वो आपको न्यूट्रिशन देने की बजाय उल्टा डिजीज देगा। जो स्टडीज हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज ने की, यूएस था उसमें पीसीएस आया, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, सो पूरे पाकिस्तान के 10-11 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने स्टडी की, तो उन्होंने उनके मुताबिक ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैट मिल्क इज नॉट कंज्यूमेबल, अनसेफ। उसके बाद सब्सिक्वेंटली पीएफए ने भी किया, उसी किस्म के रिजल्ट्स आए। सो इसका मतलब यह है कि एक गिलास जो आप दूध पीते हैं वो प्रॉबेबली सेफ है,
अगला ग्लास जो पीते हैं वो अनसेफ है। सो व्हाट इट मींस, इसका मतलब यह है कि वो जो डिजीज काज करेगा अगला दूध, वो उसके लिए आपको शायद 10 ग्लास दोबारा सेफ दूध के पीने पड़ेंगे जो कि उसको ऑफसेट कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर सेकंड ग्लास जो अगर तो ये ऑप्शन नहीं है लूज मिल्क वाली। तो इस वजह से पैकेज मिल्क ही जो है ऑप्शन है, उसको सस्ता करने की जरूरत है, उसको एक्सेसिबल बनाने की जरूरत है, सो दैट बच्चों को न्यूट्रिशन मिले, उनको डिजीज नहीं मिले इससे। डॉक्टर साहब, कमिंग टू द हार्ड पार्ट, आप कह रहे हैं जो आपकी एसोसिएशन का दावा है कि पहले 6 माह में जो सेल्स हैं कंपनीज की वो तकरीबन 20% गिर गई हैं, और आपने मिनिस्टर से डिमांड किया है कि रेट जो है वो 18% से कम करके 5% कर दिया जाए। लेट्स सपोज कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, उन्होंने पिछली दफा भी आपकी बात नहीं मानी, ये 5% की तजवीज़ तो आपने जून में भी दी थी, तो लेट्स हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि ये नहीं होता, तो आपके प्लान्स क्या हैं? क्या आप अपने यहाँ से ऑपरेशंस आपकी कंपनीज वाइंड अप करेंगी, रिड्यूस करेंगी, ले ऑफ्स करेंगी? व्हाट आर द प्लान्स? मेरा ख्याल है कि जो है इंशाल्लाह बेटर सेंस विल प्रिवेल। वी हैव मेड अ गुड केस। जो है मेरा ख्याल है कि कल जब फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हो रही थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी लोग थे, FBR से भी लोग थे, तो उन्होंने हमें बहुत हौसला दिलाया है कि हम इसको जो है वो सिंपैथेटिकली देखेंगे और हम इसको रिव्यू करेंगे, और आपकी प्रपोजल अच्छी है, बिकॉज हमने जो है सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि इससे आप रेवेन्यू जनरेट ना करें, हम ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसकी बजाय अगर आप उसको टैक्स को कम कर दें और बेस को बढ़ा दें तो आपके सस्टेनेबल एवरी ईयर रेवेन्यू ग्रो करते जाएंगे। अगर हम मुसलसल डिक्लाइन करेंगे तो 1-2 साल के अंदर तो आपको यहां से रेवेन्यू मिलने वाले नहीं है। तो अभी भी जो छोटे प्लेयर हैं जिनका साइज छोटा था वो ऑलरेडी जो है बड़ी मुश्किल में है, उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। बड़ी कंपनीज थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा रही हैं, उनमें कुछ रेजिलियंस है, उनके थोड़े मसल स्ट्रांग है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है अगर उनको भी ऑफ नंबर, अगर आपकी फॉर एग्जांपल 10 कंपनीज हैं, एग्जैक्टली कितनी आप बता दीजिए, उनमें से ये छोटी कंपनियां कितनी है? मैं उनके तादाद की बात कर रहा हूं, कितनी कंपनियां पाकिस्तान में दूध फराहम कर रही हैं डब्बे वाला? सो बहुत सारी हैं। अभी रिसेंट टाइम के अंदर आपने देखा होगा शहरों में छोटे छोटे कंपनीज जो कि पैस्चराइज दूध देना शुरू किया हुआ है, उन्होंने वो भी हैं। सो नंबर एग्जैक्ट तो इस टाइम पे शायद मेरे पास नहीं है, बट आई थिंक कि 2-3 साल पहले तक अगर 10-12-13 कंपनी थी तो अभी जो है इट शुड बी मोर देन 30। कितनी इनमें से जो रिस्क एट द रिस्क ऑफ क्लोजर है? छोटी कंपनी के लिए मसला ये होता है कि बड़ी कंपनी जो है उनका ऑपरेशन बहुत ज्यादा वाइड होता है। छोटी कंपनी जो है लोकलाइज्ड ऑपरेशन होता है, एक एरिया तक होता है, वहां के ऊपर अगर कंजम्पशन गिरती है तो उनके लिए मैसिवली चैलेंज हो जाता है। दूसरा ये है कि उनका सब्सिडाइज करने का या कंज्यूमर प्रमोशन देने के लिए मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है वो रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो है ये सारी कंपनीज ने जो है अपने ब्रांड्स को वो कंप्रोमाइज किया, ऑन एयर नहीं गए, लेकिन कंज्यूमर प्रमोशन करके कुछ उन्होंने जो है वो कंज्यूमर को के अंदर जो है उसको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो है बेनिफिट देने की कोशिश की है। वो शायद एक बड़ी कंपनी बेहतर कर सकती है, छोटी कंपनी नहीं कर सकती। तो उसमें ख्याल में काफी सारी कंपनीज हैं जो कि जिनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इसी साल में है, लेकिन अगर ये चलता रहा तो शायद बड़ी कंपनीज के लिए भी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ज़ाहिर बजट पेश किया गया था तो उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने दिफा किया था ये जो टैक्स लगाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये तो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं डब्बे का दूध, लेकिन आपका जो सर्वे है वो कुछ और बात बता रहा है, और वो प्रेजेंटेशन आपने गालिबन फाइनेंस मिनिस्टर को दी भी है। डू यू थिंक कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अब आपके नुक्ता नज़र से मुत्तफिक हैं एंड आप तवक्को कर रहे हैं कि आपको कोई मुस्बत जवाब मिलेगा इसके हवाले से? हमने काफी डेटा बेस जो है दिया है, नंबर के साथ, लॉजिक के साथ, ग्लोबल एग्जांपल्स के साथ दिया है। दूध को तो पूरी दुनिया के अंदर जहां पे फूड इनसिक्योरिटी भी नहीं है, मेल न्यूट्रिशन भी नहीं है, वहां पे भी टैक्स नहीं किया जाता, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट फूड आइटम। सो द मोस्ट न्यूट्रिशियस आइटम ऑन द फूड बास्केट शुड बी द लोएस्ट इन द प्राइस जो है उसमें। तो इसके लिहाज से जो है वो कल हमने उनसे जब बात की है, उन्हें बताया है कि बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड हैं जो कि अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को जो है वो सेफ और न्यूट्रिशियस दूध देना चाहते हैं जिसमें उनका ट्रस्ट हो, और उनका बेचारों का कसूर क्या है कि उनको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े एज अगेंस्ट जो है इतना साफ दूध नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वी हैव मेड आवर केस। तो कल मुझे लगता यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब और उनके कोलीग जो है इसको अंडरस्टैंड कर रहे थे, दैट्स व्हाई दे सेड कि हम इसको रिव्यू करेंगे और इंशाल्लाह वी विल कम बैक। डॉक्टर नासिर, बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स सी कि बजट में क्या होता है। अक्सर जो वादे हैं सरकारी हुकाम के, काबीना के मेंबरान के, वो वादे ही रह जाते हैं। आई होप कि ये जो इस वक्त एक ग्रेव सिचुएशन बन रही है कि एक तरफ पाकिस्तान में 40% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, दूसरी तरफ जो कंपनियां हैं जो सेफ मिल्क प्रोवाइड कर रही हैं वो कह रही हैं कि हमारी जो सेल है उसमें 20% कमी होगी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है सनतों की। स्टे विद
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 19 और 20 फरवरी को लाहौर में सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो 2025 का एहतमाम किया गया और ऑर्गेनाइजर्स का दावा है कि इस इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में मोर देन 300 जो बूथ्स थे इस्टेब्लिश किए गए थे और तमाम जो पाकिस्तान में अहम सनतें हैं उन्होंने अपनी जो भी मसनूआत हैं उनको डिस्प्ले किया था। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो इस इंडस्ट्रियल एक्शन के चीफ ऑर्गेनाइजर थे, सैयद माज महमूद साहब। तो माज साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि थोड़ी सी डिटेल बताएं कि इसमें जो कितनी सनतों के नुमाइंदों ने शिरकत की और क्या इस एक्सपो के दौरान कोई ऑर्डर्स वगैरह भी बुक हुए थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे खूबसूरत बात मैं आपको इस इंडस्ट्रियल एक्सपो की बताता हूँ वो ये है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स इंडस्ट्री और बिजनेस के मौजूद थे, जिसके अंदर ऑटोमोटिव था, केमिकल था, एग्रीकल्चर था, एल्यूमिनियम ग्लास था और इसके अलावा पेंट्स, टेक्सटाइल, एक्सपोर्टर्स और अक्रॉस पाकिस्तान से, आई मीन कराची से भी लोग मौजूद थे। इसके अंदर फैसलाबाद से थे, सियालकोट से थे, लेदर इंडस्ट्री के लोग थे, इंस्ट्रूमेंटेशन के थे। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-2.5 सालों के अंदर जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुई है उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इस अंदर नजर आया। इसके अलावा जो इसके अंदर मेन हम आप कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो इस वक्त प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हैं बिजनेस फ्रेंडली, हम उसको डेफिनेटली ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे। उसमें सीएम पंजाब मरीम नवाज का एक बड़ा पॉजिटिव रोल है। उसके अलावा हमारे मिनिस्टर शाफी हुसैन, उन्होंने बड़ी इंटरेक्शन रखी हमसे वहाँ साहब। जो अभी कामरान जो आपसे सवाल पूछ रहे थे कि आपने इंडस्ट्रीज का तो बता दिया कि कौन से सेक्टर्स वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन उनकी हुई है। वहाँ पे सक्सेस का एक क्राइटेरिया होता है, किस तरह की एक्सपोज पे ऑर्डर्स मिलते हैं जो डिस्प्ले लगाते हैं अपना, तो ऑर्डर्स वहाँ पे कितने, जो वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द सक्सेस? हमारे जो प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री वाले, हमारे एल्यूमिनियम ग्लास वाले, हमारे जो पेंट्स केमिकल्स वाले, पाउडर कोटिंग्स वाले, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन केमिकल्स वाले वहां पे मौजूद थे। वहां पे सोलर पैनल वाले, सोलर बल्कि टेक्नोलॉजी वाले मौजूद थे। तो मैं ऑटोमोटिव वाले मौजूद थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स वाले मौजूद थे। उन्होंने हमसे मैं आपको एक्चुअली भी फिगर तो कोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल शाम को ये एग्जीबिशन खत्म हुई है। आज हमने अपने सारे एग्जीबिटर्स को कहा है जितने उनके ऑर्डर्स कंफर्म हुए हैं वो हमें जरूर बताएं और क्या उनके इसके ऊपर फीडबैक, इसकी तो हम आपको इंशाल्लाह ताला बताते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कामयाबी थी कि साहब ठीक है, आप जरूर हमें इस पे इन्फॉर्म कीजिएगा। एक जो ओवरऑल थोड़ा सा सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के बारे में भी बताइएगा। पाकिस्तान में एक आमतौर पर एक परसेप्शन है और ये IMF का भी ख्याल है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं ये कोई इतना कामयाब तजर्बा नहीं रहा पाकिस्तान में। ये वजह है कि IMF के प्रोग्राम में नए जोन्स बनाने के ऊपर पाबंदी भी लगाई गई है। तो ये जो आपका इंडस्ट्रियल जोन है ये किस हद तक पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है? इसमें मैं आपको जरूर ये कहूंगा कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट जो कि एक पिरामिड का इदारा है, ये एक ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ बनाए गए हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हैं। जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट को, हमारे सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट को पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर ऑपरेट किया जाता है, जिसके चेयरमैन जावेद इकबाल साहब हैं, जिन्होंने इस एक्सपो के अंदर पूरी सपोर्ट की, पूरी गाइडेंस दी, और हमारे जो सदर हैं अहमद खान साहब। अब मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर 700 प्लॉट हैं, उसमें से 642 वर्किंग में है। यहाँ पे 1.5 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर आता है और जाता है। पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट आई मस्ट से डिसिप्लिन प्लान इंडस्ट्रियल स्टेट है। और इस सिलसिले में जो हम ये एग्जीबिशन के बारे में आपको बात करें, ये 2019 में लास्ट टाइम हुई थी और उसमें 130 स्टॉल्स थे। इसके अंदर 300 प्लस स्टॉल्स थे और रिजल्ट इसका इतना जबरदस्त था कि लोग हमसे कल अगली एक्सपो का पूछ रहे थे और सारा मामला ये था कि जी अब अगली एक्सपो जल्दी कीजिए, 1 साल के बाद ना कीजिए, इसी साल दोबारा कीजिए। तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे, हमारे इसमें फॉरेन डेलीगेशंस आए हुए थे, डिफरेंट कंट्रीज के डिप्लोमेट्स आए हुए थे, और जिस तरह की आप इकोनॉमिक जोन्स की बात करें, जो सिक्योरिटी सेफ्टी इंडस्ट्रियल स्टेट्स में मौजूद है, वो एक तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट है।
और एक बात मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा कि हम आज से कुछ ऐसा पहले अपनी पॉलिसीज के लिए, अपने मामलात के लिए हमें समझ नहीं आती थी हम किससे बात करें। तो हमने अपने इंडस्ट्रीज और बिजनेस से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए हमारे लिए हम सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं SIFC के, क्योंकि हमारे इश्यूज, हमारे सारे मामला इधर उधर फिरते रहते थे। हम रिक्वेस्ट भी करते थे, लोगों को भी मिलते थे। आप ये कल देखिए, जैसे हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट मौजूद थे, लाहौर चैम्बर के FPCCI के मौजूद थे इस एग्जीबिशन में, पपाम के चेयरमैन मौजूद थे इस एग्जीबिशन में, प्लास्टिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। हमारे पास कम है, ये सवाल भी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। आपने जैसे बताया कि ये जो सुंदर इंडस्ट्रियल आपका सारा जो जोन है बहुत वेल एडवांस्ड और यहाँ पर बड़ा सब कुछ चल रहा है, थोड़ा सा क्या बता सकते हैं कि कितना इसका शेयर है जो पाकिस्तान की ओवरऑल बरामदात हैं, ये जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, कितना इसका कंट्रीब्यूशन है? एक बहुत मेजर इम्पैक्ट है सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स के इंडस्ट्रीज, यहाँ पे US अपैरल है, यहाँ पे पेप्सी है, यहाँ टेट्रा पैक है, यहाँ पे आप डायमंड पेंट्स है, यहाँ पे गोरमे है। आई मीन 642 इंडस्ट्रीज यहाँ पे काम कर रही हैं, 1.5 लाख वर्कर आ रहा है, एक्सपोर्ट के बहुत सारे यहाँ से। मैं आपको अगेन एक एम्फसाइज करूंगा एक चीज पे कि बिजनेस कम्युनिटी को जो SIFC से सपोर्ट मिली है, उसमें ना सिर्फ एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर सब्स्टिट्यूशन थी। सैयद मुआज महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सदर भी हैं ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम के, आपने अपना व्यू पॉइंट दिया। लेट्स होप कि ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, जहां पे मुआज साहब फरमा रहे थे कि 642 सनतें हैं जो इस वक्त प्रोडक्शन में हैं, लेट्स होप कि ये जो प्रोडक्शन है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट दे सके, इंडस्ट्रीज को बूस्ट दे सके। जो अभी लेटेस्ट नंबर आया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, ओवरऑल पहले 6 माह में पाकिस्तान की जो बड़ी सनतें हैं उसमें -2% ग्रोथ हुई है। पाकिस्तान को ऐसी इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर सके, क्योंकि इंडस्ट्री ही नौकरियां भी सबसे ज्यादा देती है और सबसे ज्यादा टैक्सेस भी देती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और कामरान यूसुफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।